मगन उरांव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित करना चाहेंगे हमारे सेकंड शेयर होल्डर मिस्टर धन सिंह जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री धन सिंह जी का, जो हमारे दूसरे शेयर होल्डर हैं ट्रिपल कोल फील्ड प्राइवेट लिमिटेड के। महामहिम राज्यपाल महोदया जी और साथ ही साथ श्री शिव नारायण उरांव जी के शुभ हाथों से सम्मान। बहुत ही शुभ घड़ी और बहुत ही प्यारा सा वक्त जहाँ पर सम्मानित किया गया हमारे दोनों शेयर होल्डर्स को। और क्योंकि आज हमारे बीच हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी, सो हम चाहेंगे कि उनके भी दो शब्द हमें सुनने को मिले, आज वो संबोधित करें आज के दिन को। सो एक बार फिर से आप सभी की कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं महामहिम राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी। आदिवासी औद्योगिक संवर्धन एवं संचालन के सम्मेलन में उपस्थित हैं चेयरमैन, सह प्रबंधक, निर्देशक सम्मानीय श्री सुप्रभा मुर्मू जी, जो कि ट्राइबल कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ क्षेत्र के हैं। हमारे बीच में पूर्व सांसद नेपाल सम्मानीय श्री शिव नारायण उरांव जी, आज इस सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सभी सम्मानीय प्रतिनिधिगण और विभिन्न विषयों के सभी विशेषज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथियों, भाइयों बहनों, आदिवासी औद्योगिक संवर्धन एवं संचालन इस सम्मेलन में मुझे शामिल होते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस सम्मेलन में जो विषय निर्धारित किया गया है वह प्रासंगिक है और सबसे पहले मैं चेयरमैन सम्मानित श्री सुप्रभा मुर्मू जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि ये प्रथम ये ऐसा प्रयास है आजादी के 70-75 वर्षों के बाद इस तरह की सोच हमारे ट्राइबल प्रतिनिधि के अंदर आई कि किस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं वो पूरे अधिकांश ऐसे उद्योग जो हैं वो ट्राइबल के ही जमीन पर लगाए गए हैं। लेकिन देखने में आया है कि उन्हीं की जमीन वो मालिक और न जाने कितने, और देश का डेवलपमेंट भी उन्हीं की जमीन में उद्योग लगाने से ही देश का विकास भी हुआ है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके जो कंसेप्ट था मेक इन इंडिया का, जो आप लोग आज इसको साकार करने के लिए सामने आए हैं और विशेष तौर पर ट्राइबल समुदाय के लोग। आप सब जानते हैं कि आदिवासी समाज जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पर बड़ी मात्रा में खनिज और वन संपदा है
आदिवासी समाज सदैव प्रकृति पूजक रहे हैं, इसलिए वे इन बहुमूल्य संपदाओं को संरक्षित भी करते रहे हैं। यहाँ पर विकास के कार्यों के लिए उद्योग धंधे स्थापित हुए, मगर इसके कारण आदिवासियों का विस्थापन भी हुआ और उनकी जमीन भी ली गई। यदि उन्हें रोजगार भी मिला तो अकुशल श्रमिकों के रूप में। विस्थापन की जहां तक बात, मैं सोचती हूं कि आज भी 1954 और 60 के बाद भी जिन आदिवासियों की जमीन बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए गए हैं, आज भी उससे बहुत सारे लोग वंचित हैं और इसकी लड़ाई में लड़ते रही। कुछ समय ही मुझे मिला था, 2.5 साल का कार्यकाल, जब मैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष बनी। किस तरह से झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्थापित हुई, लेकिन इसके विपरीत जो विस्थापन उनका होना चाहिए था, जिस तरह से उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, आज भी वो लोग वंचित हैं। हालांकि ये तो बहुत बड़ा विषय है। संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में, जैसे कि साहू जी ने बताया कि ये क्षेत्र में अधिकार राज्यपाल को दिए गए हैं। जब मैं राज्यपाल के रूप में मैंने पदभार ग्रहण किया और राज्यपाल के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में मैंने पूरी जानकारी प्राप्त की, और उस समय मुझे इतना ज्ञान मुझे भी नहीं था कि राज्यपाल को इतना अधिकार पावर दिए गए। बहुत सारे, मैं छत्तीसगढ़ में जब आई तो बहुत सारे विषयों के ऊपर मैंने जानकारी प्राप्त की है। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट के साहू जी, आपने अनुसूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। ये कितनी बड़ी विडंबना है यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य की हुई है कि आपने कहा कि जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है ट्राइबल के लिए बहुत बड़ा है। इन क्षेत्रों में राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर सकती जब तक कि गवर्नर इसकी सहमति न दे, और ग्राम सभा ऐसा कानून जो है, पूरा जो मालिक है वहां का ट्राइबल ही है। लेकिन इस प्रदेश में क्या हुआ कि 80 ग्राम पंचायत जो शेड्यूल एरिया की थी, उसको 27 नगर पालिका में नगर पंचायत परिवर्तन कर दिया गया, और विदाउट गवर्नर की सहमति की। और जहां उसको जो राइट मिला था आरक्षण का, उसको तमाम माइनिंग और इसके सारी चीजों का, खनिज संपदा, सब पूरा अधिकार उनका रहता। उनका जमीनों का ट्रांसफर नहीं हो सकता था, इन सारी चीजों से वंचित हुए। जहां तक आपने कहा कि जो भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, अगर उसके अनुरूप अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है विपरीत, तो उसके लिए कोर्ट है। आप बताइए, यहाँ बहुत सारे लोग कोर्ट भी गए, लेकिन इतने भी सक्षम नहीं बेचारे। कहाँ तक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा सकते थे। कुछ लोगों ने कोर्ट में, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि सरकार इस मामले को देखें, जो भी कानूनी है उसके ऊपर कार्रवाई करें। कुछ ही पंचायत कोर्ट के दबाव में उनको तो कर दिया गया फिर से वापिस, लेकिन आज भी 90% ऐसी नगर पंचायत है
जो 2009 में ये पारित हुआ था। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे ट्राइबल के और बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, हालांकि इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जी को तो चिट्ठी लिखी हूँ, राष्ट्रपति जी को भी अवगत कराया, प्रधानमंत्री जी को। आगे हम इसको कानूनी तरीके से जो अधिकार प्रावधान ट्राइबल के हक के लिए दिया गया था, उसको किस तरह से वंचित किया गया विदाउट राज्यपाल की सहमति के बगैर। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे अधिकार तो दिए हैं, क्या उन अधिकारों के साथ, उन प्रावधानों के साथ हमारे आदिवासियों की सुरक्षा रक्षा हो रही है या उनको न्याय मिल रहा है? और ऐसी परिस्थितियों में ये तभी होगा आज की, जब मैं हर जगह बोलती हूँ, आगे आना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। हम किसी शासन के विरोध की बात नहीं कर रहे। वो भोला भाला सीधा सरल व्यक्ति, एक गरीब अंगूठा छाप, जिसको कानून की परिभाषा ही नहीं मालूम, तो वो कानून के पास क्या जा सकता है? और इसीलिए हर प्रदेश के यहाँ करीब मुझे जानकारी मिली है कि 10 राज्यों से लोग आए हैं, और ये बहुत अच्छी पहल आपने किया है। और इसके लिए सोचना होगा बहुत सारे जगह। ये हिंदुस्तान की, मैंने कहा ना कि अभी तक आजादी के बाद मात्र 3 ही ट्राइबल गवर्नर हुए हैं। एक मैडम उर्मिला सिंह जी थी, जो हिमाचल की गवर्नर थी, मैडम मुर्मू जो अभी झारखंड में है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य। मगर एक बात मुझे ये भी जानकर बड़ा दुख सा भी हुआ कि पिछले 2-3 महीने पहले जब हमारी राष्ट्रपति भवन में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, तब वहां पर पूरे देश भर के गवर्नर्स आए थे, नॉर्थ ईस्ट और तमाम। और इसमें पहली बार ये गवर्नर्स की जो मीट हुई थी, उसमें विषयवार 7-8 गवर्नर को एक ग्रुप के अंदर सब्जेक्ट दिया गया था, और ये ग्रुप का फीडबैक लेने के लिए कहा था कि आज वर्तमान में जैसे एक ट्राइबल विषय था, कृषि का विषय था, शिक्षा का विषय था, सबके अपने अपने ग्रुप बनाए गए थे। मैडम मुर्मू जो है ट्राइबल विषय की संयोजक थी, और जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यपाल थे, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे हम 9 राज्यों के राज्यपाल इस ग्रुप में थे। तो जब ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था, तब बहुत सारी चीजें ये बात सामने आई कि जो भी प्रावधान आज कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर ट्राइबल के लिए दिए गए हैं, क्या वो उसके अनुसार प्रत्येक राज्य उसका पालन कर रहा है या नहीं? देखने में आया कि जो एडवाइजरी कमेटी है काउंसिलिंग, सालों से उसकी मीटिंग नहीं होती है। पेशा कानून तो बन गया है, कई स्टेट में आज भी उसके रूल्स नहीं बने हैं। बहुत सारी चीजों में आज भी फॉरेस्ट राइट्स ट्राइबल के लिए स्पेशल व्यवस्था दी गई है। वन अधिकार अधिनियम कानून, आज भी कितने प्रतिशत लोगों को उसका अधिकार राइट मिला है? ऐसे बहुत सारी चीजों को जब सामने आई, तो इस पे सजेशन भी मांगे गए राष्ट्रपति जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री, ये तीनों की उपस्थिति में 3 दिन तक लगातार इस पर चर्चा होती रही। और इस विषय पे अधिकांश राज्यों के गवर्नर ने इस बात की मांग भी उठाई, और कुछ सजेशन मैंने भी दिया कि जो एडवाइजरी कमेटी है ट्राइबल एडवाइजरी, उसमें जिस प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, वही उसका अध्यक्ष होता है, और 20 विधायक
उसमें उसी एक ही पार्टी के ही प्रतिनिधित्व करते हैं। उससे ये स्थिति होती है कि कोई भी निर्णय अगर जब लिया जाता है पूरे ट्राइबल समुदाय में, कुछ चीजें ट्राइबल के प्रतिनिधि भी चाहते हैं कि इस तरह के प्रावधान उस प्रदेश के लोगों के लिए होना चाहिए, मगर वही होता है जो वहां का मुखिया चाहता है। ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि ट्राइबल का ही अध्यक्ष होना चाहिए, उसमें वो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए और साथ में ऐसे लोग जो एक्सपर्ट हैं ट्राइबल के तमाम विषयों को और उनके बारे में बहुत ज्ञान हो उनका, ऐसे प्रतिनिधियों को भी उसमें सोशल साइड से भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है ट्राइबल के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अपने अलग, कई राज्यपालों को तो पता ही नहीं था कि शेड्यूल एरिया है क्या और हमारे क्या राइट है। अब ये जो स्थितियों से, और इसीलिए मैं आज यहाँ बैठे हुए सारे प्रतिनिधियों को कहना चाहूंगी कि जहां जहां ट्राइबल का बाहुल्य प्रदेश है, झारखंड, गुजरात में भी बहुत बड़ी संख्या में है, उड़ीसा तो है ही वहां पर, और इसके साथ साथ जहां जहां शेड्यूल एरिया का जो है, जहां सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहीं पर है, आप लोगों को भी चाहिए कि वहां के गवर्नर से मुलाकात करके और अपने प्रदेश की जो भी मूलभूत समस्या है, समाधान है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार वहां का शासन और प्रशासन कितना उस कार्यों का क्रियान्वयन कर रहा है या नहीं। और समय समय पर अगर ऐसा लगता है कि जो भी एनुअल रिपोर्ट सरकार को हर साल राष्ट्रीय जनजाति आयोग के द्वारा भी दी जाती है, ये आयोग भी आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है, ये पूरे हिंदुस्तान के ट्राइबलों के लिए एक सुरक्षा कवच है। संवैधानिक तौर पर इतने अधिकार राइट दिए गए हैं, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार विशेष तौर पर जितने भी नीतिगत निर्णय अगर लेती है तो बगैर राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अनुमोदन के कैबिनेट में नहीं जाता है वो प्रस्ताव, तभी पास होता है जब आयोग से उसका अनुमोदन होता है। इतना महत्वपूर्ण, और ये जो इस तरह की सारी चीजें आज समय समय पर आयोग ने इतने वर्षों तक जो भी रिपोर्ट दी है अपने अपने राज्यों की, आप कृपया करके उन राज्यों की और एनुअल रिपोर्ट को जरूर आप कमीशन के द्वारा जो दी गई है उसका कहां तक इम्प्लीमेंटेशन उस स्टेट में हुआ है, इसको भी आप पढ़ें और उसके बार बार आप चिट्ठी लिखें राष्ट्रपति जी को, और प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान और गृह मंत्री जी का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करें, वरना वो सब कचरे की टोकरी में जाकर पड़ी हुई है। मतलब क्या है कि इतनी सारी रिपोर्ट रिकमेंडेशन के बावजूद भी अगर उसका सही समय पर अगर सरकारों के द्वारा पार्लियामेंट में रखी जाती है, ये सारी रिपोर्ट को कब रखी गई, क्या हुआ, ये आपने कभी इसकी और ध्यान नहीं दिया। हम बात हमेशा इस बात के लिए, क्योंकि ये सरकार किसी भी पार्टी की सरकार परमानेंट नहीं होती है, ये सरकार आती है जाती है, लेकिन हमारी समस्या का तो सब जहां की तहां ही बना रहता है ना। क्या हुआ आजादी के बाद भी, आज भी लोग वंचित हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप सब लोगों की एक जिम्मेदारी है अब कि आप कम से कम, ये पहली बार इस तरह की सोच को लेकर सामने आए कि हमारा आर्थिक सामाजिक
विकास कैसे हो और हमारे अपने लोग सक्षम कैसे हो, खुद की अपनी कंपनी हो, क्योंकि वास्तव में बता रहे हैं कि इतनी आर्थिक स्थिति कभी भी हमारे ट्राइबल वर्ग की कभी नहीं रही कि जो इतना बड़ा उद्योग लगाकर और दूसरों को भी रोजगार देते, लेकिन आपने ये हिम्मत किया और मुझे खुशी है कि आप लोग सामने आ रहे हैं। मगर मैं ये भी आप लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि भले ही मैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हूँ, लेकिन मेरे मन में देश के आदिवासी लोगों के प्रति जो दर्द है, जो तकलीफ है, किसी भी उसमें मेरा ये प्रयास रहेगा कि वहां पर भी जाकर वहां के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से मैं बात करूं आपके लिए सुना। आदिवासी क्षेत्र में जो भी परियोजना या उद्योग धंधे स्थापित हो, उसकी कार्य योजना वहां के स्थानीय निवासी और समाज प्रमुखों को विश्वास में रखकर बनाई जाए। ये मेरा एक सजेशन है। यदि विस्थापन आवश्यक हो तो उसके बदले उन्हें मुआवजा और जमीन तथा रोजगार भी अनुरूप रूप से दी जाए। ये तो है ही उसका प्रावधान। उन्हें तकनीकी रूप से प्रशिक्षण दिया जाए। वहां पर उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थान और तकनीकी संस्था जैसे ITI प्रारंभ किया जाए। इन संस्थानों में पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जाए ताकि यहाँ से प्रशिक्षित युवा कुशल कर्मचारी के रूप में रोजगार प्राप्त कर सके। युवाओं के कौशल विकास के लिए ऐसी विशिष्ट योजनाएं बनाई जाए जो उनकी परंपराओं, व्यवहार, उनके सदियों के कौशल ज्ञान को ध्यान पर आधारित हो। सहज, सरल एवं निष्कपट आदिवासी बंधुओं का व्यवहार आधुनिक व्यापार एवं बाजार की नीतियों के अनुरूप नहीं है। आदिवासी परंपरागत शिल्प बनाने में माहिर है और हमें उन्हें इस क्षेत्र में कुशल बनाए जाने की आवश्यकता है। यहाँ के कारीगर द्वारा बनाए गए अनूठे हस्तशिल्प देश ही नहीं विदेशों में भी प्रख्यात है। छत्तीसगढ़ के बेल मेटल से निर्मित वस्तुओं की मांग दुनिया भर में है। आधुनिक जीवन शैली एवं साज सज्जा के अनुरूप हस्तशिल्प विकास के लिए कारीगरों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए समुचित बाजार भी उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। ये तमाम सारी चीजों को इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज भी हमारे ट्राइबल में बहुत सारे हुनर हैं, मगर मजबूरी ये है कि वो अपने उत्पाद को देश और विदेश तक कैसे पहुंचाए, उसको सही मूल्य मिल सके। छत्तीसगढ़ में तो इतना ज्यादा है, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इसके बावजूद भी आज हमारा जो बस्तर का इलाका है या सरगुजा का पूरा ट्राइबल इलाका है, आज भी उनकी अपनी जिंदगी अगर देखेंगे तो किस हालत में जी रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है कि आप जैसे लोग अगर उन्हीं के वो मालिक है जल का भी, जंगल का भी और जमीन का। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की मूलभूत वही जीवन की आवश्यकता होती है और जिसके ऊपर उसका जीवन आधारित है। अगर हमने समय पर और सही उपयोगिता के साथ और आगे आकर वहां पर, क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ किस तरह से ये कंपनी वाले जबरदस्ती उनके सिग्नेचर करके जबरन साइन करा देते हैं। आप चिल्लाते रहो। बहुत सारी चीजों को हमने रुकवाया, आयोग में थे तब, उनको कंपनसेशन दिलवाया। बहुत सारे लोगों को तो उड़ीसा में तो जंगलों में फेंक दिया गया, उनको कैसी हालत में जी रहे। राउरकेला में 3000 लोगों को मैंने अपने हाथों से पट्टा दिलवाया 1954 और 60 में। अंतिम समय तक जब मैं रिजाइन दे रही थी तब तक झारखंड के 5 मामले ऐसे आए। बाकी लोगों को तो गाड़ियों में उनका सामान उठा के उनके मकान तोड़ दिए गए और थोड़ा थोड़ा 2 लाख 3 लाख रुपए देकर उनको
वहाँ पर बाहर भेज दिया गया। जो लोग थोड़े दमन थे आयोग के पास आए, हमने उसको रुकवाया और आखिरी समय तक मैंने उनको 25-25 लाख का एग्रीमेंट करवा के दिया, जहां वो 3 लाख रुपए। तो ये ऐसी भी संस्था है जहां मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने कल भी हमारे गुजरात के प्रतिनिधि गण आए, कि आयोग में ऐसे व्यक्तियों को भेजिए जो आपकी भावनाओं को, जन समस्या को समझे और उसका न्याय कराए। केवल कुर्सी में बैठने के लिए ये नहीं होता है, आयोग न्याय दिलाने का होता है। और इसके लिए आप सब लोग अपने अपने स्टेट से ऐसे प्रतिनिधियों का नाम भी सुझाव के तौर पर भेजिए कि अगर आयोग जो है आपकी अपनी सुरक्षा का, रक्षा का कवच है, अगर इस कुर्सी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य ऐसे लोग अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे ट्राइबल को उसका न्याय मिलेगा। और आप ऐसे जो सारी चीजों को ज्ञान रखते हो, ऐसे लोगों ही बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना सुझाव है। बहुत कुछ मैंने आपके सामने बात किया है, बस मेरी शुभकामना है कि आपका ये औद्योगिक संवर्धन एवं संचालन, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का